हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे? बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर अपनी स्टाइल के अंदर आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी रिवाइज करवा दो, याद करवा दो हमें। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे इन जस्ट 15 मिनट्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारा जो ये चैनल है इसके ऊपर अगले सेशन के अंदर हम बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पुराने हो तो भैया चैनल को बहुत ज्यादा मात्रा में लाइक और शेयर करना। टारगेट करते हैं कि हमारे अकेले इस वीडियो के ऊपर हमें 500 लाइक्स मिले, राइट? तो ये काम आपका है, और आपको अच्छे से चीजों को पढ़ाना, अच्छे से चीजों को रिवाइज करवाना, अच्छे से चीजों को मेमोराइज करवाना, ताकि आप एग्जाम में यूज कर पाओ उन सारी की सारी चीजों को। ये काम मेरा है। अब बस इतना ध्यान रखना कि जो 5 मई को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको एकदम शांत दिमाग से एग्जाम को देना है, और जो भी आपका बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं वो आपको बाहर निकालना है। आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह तीर चलाने हैं, क्योंकि कृष्ण की तरह आपका जो रथ है वो हम टीचर्स ने थाम रखा है। बिल्कुल भी निराश मत होना, बिल्कुल भी चिंतित मत होना। आपका जो भी कुछ बेस्ट एफर्ट होगा वो 5 मई को आप लोगों के सामने आ जाएगा, और आप लोग उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्म करोगे अगर आप अपने दिमाग को शांत रख पाओगे, राइट? तो ये चीज आपको फोकस करनी है, अगले 2-3 दिन इसी की प्रैक्टिस करनी है कि अपने दिमाग को शांत रखना सीख। बाकी रिवाइज करवाना, मेमोराइज करवाना, ये तो मैं आप लोगों के साथ में कर ही रहा हूँ, राइट? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो शुरुआत होती है ना बेटा, वो हम शुरू करते हैं कि भैया हमारी जो आंखें हैं कितना मस्त इंस्ट्रूमेंट है ना। और इसके अंदर होती है एक पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब आप ऑब्जेक्ट को दूर रख दो या पास रख दो, हमारी आंखों में जो लेंस लगा हुआ है उसकी विड्थ इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा कॉर्निया के ऊपर बनती है, और हमें एकदम परफेक्ट, एकदम साफ साफ इमेज नजर आती है, राइट? तो अब क्या होता है कि आपने मान लो बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर लिया, शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों की, विटामिन्स वगैरह की कमी हो गई, या फिर नॉर्मल एजिंग के साथ में ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और फिर जनरेट होते हैं हमारी आंखों के अंदर आई डिफेक्ट्स। तो दो तरीके के डिफेक्ट्स के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, और इनको रिमूव किया जाता है चश्मों के द्वारा। तो ये जो चश्मे हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, कौन सा लेंस यूज किया जाता है किस तरीके के डिफेक्ट को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ में उस लेंस की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट? तो जो पहला डिफेक्ट है वो कहलाता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब आप पास की चीजों को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, आपकी साइट जो है वो नियर साइट है, दूर की चीजों को आप नहीं देख पा रहे। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद में कोई चीज रखी हुई है, बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस कोई चीज अगर रखी हुई है तो वो आपको धुंधली दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में जो डिफेक्ट है वो कहलाता है नियर साइटेडनेस, या फिर इसको बोला जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर मायोपिया। तो इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसको दूर कैसे किया जाएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अपन यूज, राइट? तो एक पर्सन है, इट कैन नॉट ही कैन नॉट सी, ठीक है, क्लियरली एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 100 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर के बियॉन्ड किसी ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख सकता, राइट? फाइंड द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस टू बी यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। उसको किस तरीके का लेंस यूज करना है और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, राइट? तो 100 सेंटीमीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा, तो आप एक तिकड़म लगा सकते हो कि आप क्या करो कि सर जो चीज दूर रखी हुई है आप चश्मा पहनो, और चश्मे के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके द्वारा उसकी इमेज को आप 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ले। भाई सबसे ज्यादा दूर कहां पर रखी हो सकती है चीज आपकी? इन्फिनिटी पर। तो अगर सर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज आप कहां पर बनवा दो? 100 सेंटीमीटर के ऊपर बनवा दो, आपको दिखने लग जाएगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तो आप देख सकते हो, राइट? तो आपने यही किया यहाँ पर, एक्सट्रीम केस लिया कि सर जब ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ होगा इन्फिनिटी पर, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ रेज आती हैं, और हम लेंस से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? जो इमेज बनेगी वो भी 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, वो भी नेगेटिव होगी, वो भी लेंस से दूर बन रही है, राइट? तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी, राइट? तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/u 1/v
वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी -100 सेंटीमीटर। पावर निकालते वक्त ध्यान रखना फोकल लेंथ आपको एसआई यूनिट मतलब मीटर्स में रखनी होती, तो फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी -1 मीटर। तो पावर हो जाएगी 1/f मतलब -1 डायप्टर। और नेगेटिव जो पावर होती है वो हमेशा कॉनकेव लेंस की होती है। तो कोई पूछे नियर साइटेडनेस को या मायोपिया को दूर करने के लिए कैसा लेंस यूज किया जाता है, आपके सामने आंसर आ चुका है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है। भाई कॉनकेव लेंस क्या करता है, देखो नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है उसकी जो इमेज है वो कॉर्निया से पहले ही बनने लग जाती है। अब आपको वापस से इमेज को खिसका के कहां पर लाना है, कॉर्निया पर लाना है। तो आप एक ऐसा लेंस यूज करोगे जो रेज को फैला दे, मतलब डाइवर्जिंग लेंस यूज करोगे। और कॉनकेव लेंस जो होता है ग्लास से बना हुआ, वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। तो ये छोटी सी चीज जो है ये आपको क्वेश्चन की ये प्रॉपर न्यूमेरिकल बना के अक्सर बच्चे नहीं कर पाते, राइट। जो दूसरे तरीके का डिफेक्ट है दैट इज नोन एज फार साइटेडनेस। इसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आदमी दूर की चीजों को तो बड़ी आसानी से देख लेता है, ठीक है, बट एक पॉइंट से पास वाली चीजों को वो नहीं देख पाता। देखो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए एक डिस्टेंस होती है जिसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 25 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मली वैल्यू होती है। तो सर 25 सेंटीमीटर या उससे पास अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले आते हो तो वो तो वैसे भी हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। तो 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों को तो हम वैसे भी नहीं देखना चाह रहे। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसको 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से पास अगर किसी चीज को लाके आप रख दो, वो भी धुंधली दिखाई दे रही हो, फिर तो गड़बड़ है ना आंखों में। तो एक क्वेश्चन के तरीके से अपन इसको समझते हैं, राइट। जैसे एक फार साइटेड पर्सन है, इट हैज अ नियर पॉइंट ऑफ 60 सेंटीमीटर। भाई 60 सेंटीमीटर या उससे दूर अगर कोई चीज रखी हुई होगी तो वो दिखाई देगी उसको बड़ी आसानी से। बट 60 सेंटीमीटर से पास अगर कोई चीज रखी होगी तो फिर वो उसको ढंग से नहीं दिखाई देगी, राइट। तो व्हाट पावर ऑफ लेंस शुड बी यूज्ड फॉर आई ग्लासेस सच दैट द पर्सन कैन रीड अ बुक एट 25 सेंटीमीटर। अगर मान लो मेंशन नहीं किया जाता तो भी आपको 25 सेंटीमीटर तक पूरी चीजें अच्छे से 25 सेंटीमीटर और बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर आपको चीजें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। भाई जैसे तो यहां तो 60 सेंटीमीटर से दूर की चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है, आप इसको लाना चाहते हो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर या उससे दूर की चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, आपको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको वही दिमाग लगाना है कि सर हम क्या करें कि जो 25 सेंटीमीटर पर बुक रखी हुई है, अब उसको तो हम देख नहीं पा रहे हो, तो हमें धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि हम तो 60 सेंटीमीटर और उससे दूर की चीजों को देख पाते हैं। तो एक काम करते हैं ना सर, जो 25 सेंटीमीटर पर बुक रखी हुई है उसकी इमेज हम बना देते हैं 60 सेंटीमीटर के ऊपर, हमें दिखने लग जाएगी, ठीक है। तो यही केस हमने पकड़ लिया, u की वैल्यू हमने रखी -25 सेंटीमीटर, तो v जो है वो कितने डिस्टेंस पर बनना चाहिए, -60 सेंटीमीटर, ताकि हमें वो दिखने लग जाए। तो इससे हम निकालेंगे कि हमारी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए। हमने लेंस फॉर्मूला यूज किया, इसको सॉल्व करते चले गए, हमारे पास में फोकल लेंथ आ गई, इसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्स कर लिया इसका, तो 2.33 पॉजिटिव इतनी डायोप्टर हमारी पावर आ गई। पॉजिटिव पावर आ रही है, इसका मतलब हम पक्का कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं मेड ऑफ ग्लास, हम एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर भी वही दिमाग लगा सकते हो कि सर ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास में आ जाता है ना, तो उसकी इमेज जो है वो कॉर्निया के भी पीछे बनने लगती है। अब आप उसको वापस से खिसका के कॉर्निया पर लाना चाहते हो, तो आप एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हो जो कि रेस को ऑलरेडी क्या कर दे, कन्वर्ज कर दे, और जो इमेज पीछे बन रही है उसको वापस से कॉर्निया के ऊपर बनाने लग जाए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बन रहे हैं भाई साहब, इनको अच्छे से आप समझ लेना और एक दो बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब इसके पार चलते हैं, तो एक और इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, इट बिहेव्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब होता है देखना। तो जो छोटी चीजों को देखने में मदद करे, छोटी चीजें मतलब जो नॉर्मली हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो जैसे बहुत छोटे छोटे सपोज करो जीवाणु हो गए, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह हो गए जो कि हमें नॉर्मली नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उनको देखने में हमारी मदद करता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की तो खैर मैग्नीफाइंग पावर इतनी ज्यादा नहीं होती,
बड़ा एक आइडिया आप ले सकते हो कि बहुत छोटी चीजों को देखने में जो इंस्ट्रूमेंट हमारी मदद कर दे, दैट विल बी नोन एज माइक्रोस्कोप। और सिंपल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है भाई। नॉर्मली आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख दोगे, जैसे आपने यहां पर रख दिया, तो जो रे पैरेलल गई वो फोकस से गुजर गई, जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल गई। आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, यहां पर आपकी इमेज बनने लगी। तो आप देख रहे हो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, मतलब इसको देखने के लिए किसी तरीके की स्क्रीन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंखों से देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, मैग्नीफाइड है। ठीक है भाई, जो ऑब्जेक्ट आंखों पर ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा एंगल बना सकता था सर, ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बनाएगा उसके लिए तो हम उसको बिल्कुल पास ले आते हैं। और हम कितना पास ला सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी डिस्टेंस पर। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कैपिटल डी डिस्टेंस पर लेकर आ गए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बना, तो 10 अल्फा बना h डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है तो 10 अल्फा लिखो या फिर अल्फा लिखो, बात एक ही रहेगी। तो अल्फा लगभग कितना हो जाएगा, h अपॉन डी हो जाएगा। लेकिन जब आपने इंस्ट्रूमेंट बना दिया सिंपल माइक्रोस्कोप और इसके थ्रू आपने अगर ऑब्जेक्ट को देखा, अब आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा, मतलब ये जो इमेज बन रही है इसके द्वारा कितना एंगल बन रहा है, यहां पर बीटा एंगल बन रहा है। बीटा को आप लिख सकते हो 10 बीटा को h डिवाइडेड बाय u लिख सकते हो। तो ये भी छोटा एंगल होगा, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू नियरली बीटा, राइट। तो बीटा हो जाएगा आपका h अपॉन। अब इंस्ट्रूमेंट के लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो इन दोनों केसेस को कंपेयर करके निकाली जाती है। तो यहां पर मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी बेटा एंगल विद इंस्ट्रूमेंट, विद इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा एंगल बन रहा है आंखों पर, और एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जब केवल और केवल नेकेड आईज से तुम देख रहे थे तब कितना आंखों पर एंगल बन रहा था। इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, दैट विल बी नोन एज मैग्नीफाइंग पावर, राइट। तो यहां पर हमने बीटा को अल्फा से डिवाइड कर दिया, एच से एच कट गया, डी ऊपर चला गया, तो डी अपॉन यू जनरल फॉर्मूला आ गया। अब दो एक्सट्रीम केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला केस है जब आपकी जो इमेज है वो कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पर। इट इज नोन एज नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जब इमेज इंफिनिटी पर बनती है तो आंखों पर सबसे कम स्ट्रेन पड़ता है। तो अगर कुछ भी मेंशन ना किया जाए ना, तो आपको इसी मोड ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर करना है। तो सर ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो फोकस पर, मतलब U की जगह हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, F। यानी कि जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर, इमेज बहुत दूर चली गई ना, तो बहुत कम हो गई मैग्नीफाइंग पावर, तो कम से कम जो मैग्नीफाइंग पावर हो सकती है, आप U की जगह रख दो F, तो D अपॉन F इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीफाइंग पावर हो गई। अच्छा सर, जो इमेज बहुत दूर आपने भेज दी इंफिनिटी पर मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी करके हमें देखनी हो, तो हमें उसको करीब लाना होगा। हम ज्यादा से ज्यादा कितना करीब ला सकते हैं किसी चीज को, सर कैपिटल डी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमारी जो इमेज है वो फाइनली कहां पर बनने लगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनने लगे, तब कैपिटल डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर, तो फिर हमारी मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो इट विल बी अनदर एक्सट्रीम केस, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। और इसके लिए आप जब u की वैल्यू निकालोगे तो वो इस तरीके से मिलेगी कि मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी आपकी 1 प्लस डी अपॉन एफ। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, निकाल भी सकते हो कि भाई आपने u कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है, और v की जगह आपने क्या रख दिया, आपने रख दिया 25 सेंटीमीटर या फिर कैपिटल d रख दिया यहाँ पर v की जगह, v की जगह रख दिया आपने यहाँ पर कैपिटल डी। तो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन कैपिटल डी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपकी इमेज भी है, मतलब यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखोगे कि 1 अपॉन यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन यू की वैल्यू, एक तरफ ले जाते हैं तो माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ, और डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस डी अपॉन यू की वैल्यू हो जाएगी, डी से डी कट जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। इसी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट विल बी योर मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी अपॉन। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है भैया, सिंपल माइक्रोस्कोप किस तरीके से मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और इसके दो एक्सट्रीम केसेस कौन से होते हैं
अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसको समझना बहुत आसान है, वहां पर 2 बार मैग्निफिकेशन कर रहे हो आप, और एक लिमिटेशन है आपकी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाना चाहिए फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप, वो भी आपने हटा दी। अब आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस भी रख सकते हो, अब कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आपने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, तो इसकी जो फर्स्ट इमेज बनी वो इस लेंस के द्वारा बनी, दैट विल बी नोन एज आई पीस। तो आई पीस के द्वारा जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मैग्निफाइड होती है। ठीक है, तो यहां पर बनी फर्स्ट इमेज। फिर यहां से जो रेज निकल रही है पैरेलल गई, इधर चली गई, इधर जाने वाली सीधी निकल गई, दोनों को आगे एक्सटेंड किया, तो यहां पर आपकी फाइनल इमेज बन रही है बाय दिस लेंस विच विल बी नोन एज, अच्छा दिस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस, मैंने पहले उल्टा बोल दिया, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हुआ है, एंड दिस इज नोन एज आई पीस क्योंकि आप आंख के करीब इसको रखे हुए हो। तो आई पीस के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, वो क्योंकि आपने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया कि ये जो रियल इमेज बन रही थी ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ये रियल इमेज इस आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि आपका जो आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ये कैसी इमेज बना रहा है, इस इमेज की ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, इसकी इरेक्ट इमेज बना रहा है, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इन्वर्टेड है, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो इरेक्ट है, वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, बिहेव कर रहा है। तो यहां पर आपको वही दो केसेस ध्यान में रख लेने कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो पहला केस है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो जब इमेज इंफिनिटी पर बने यानी कि आपका यूई जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, एफ ई के इक्वल हो जाना, यहां से इसकी डिस्टेंस जो है यू ई वो इसकी फोकस डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो जानी चाहिए, तब इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो कहां पर बनने लगेगी, इन्फिनिटी पर बनने लगेगी, राइट। तो इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, वो मिनिमम होती है और उसकी वैल्यू हो जाती है वी ओ अपॉन यू ओ प्लस मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन एफ ई, मल्टीप्लाइड बाय डी अपॉन एफ ई, आपने यू ई की जगह क्या रख दिया, एफ ई रख दिया। और इस केस में ध्यान रखना ट्यूब लेंथ मतलब इन दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाती है, तो ट्यूब लेंथ इस केस में हो जाती है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये हो जाती है वी ओ, ठीक है, प्लस यू ई, और यू ई की जगह आप क्या रख सकते हो, एफ ई रख सकते हो, ये हो जाती है ट्यूब लेंथ। और ये है आपका केस नंबर 2 व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी। अब आप इमेज को बिल्कुल पास ले आए, यानी कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर के बारे में आप बात कर रहे हो। इस केस में जो डी अपॉन यू ई की वैल्यू है वो 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, वी ओ अपॉन यू ओ यहाँ पर भी है, बस डी अपॉन एफ ई की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन क्या आ जाएगा। भाई देखो दो मैग्नीफाइंग पावर है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर है वी अपॉन यू, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप इसकी मैग्नीफाइंग पावर है आईपीस। तो आईपीस के तो दोनों केस पता है ना हमें कि सर जो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है वो डी अपॉन एफ ई होती है, और जो मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, बस वही तो चेंज किया है। और इस केस में अगर कोई पूछे ट्यूब लेंथ कितनी होगी, इस केस में ट्यूब लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी सीधा सीधा वी ओ प्लस क्यू ई, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप ट्यूब लेंथ निकाल सकते हो, मतलब दोनों लेंसेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक, एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट अपन और देख लेते हैं, दैट इज नोन एज टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, बट इसका जो अपर्चर है वो बड़ा रखा जाता है। क्यों बड़ा रखा जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर पाओ, क्योंकि आप टेली स्कोप बना रहे हो, टेली का मतलब है दूर, तो कोई चीज जब बहुत ज्यादा दूर होती है ना तब भी हमें छोटी दिखाई देती है, जैसे स्टार्स कितने छोटे दिखाई देते हैं, असली में तो उनकी साइज बहुत बड़ी है ना। तो टेलीस्कोप में हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनसे आने वाली लाइट को कलेक्ट करना है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी ओपनिंग को, उसके अपर्चर को बड़ा रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये दूसरा वाला लेंस जो है वो आईपीस है, इसमें भी डबल मैग्निफिकेशन होगा। पहले आपकी जो रेज आएंगी वो इन्फिनिटी से आएंगी, तो उनकी इमेज बनेगी, रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, और फिर उसको हम दोनों लेंसेज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करे,
मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में लाने की कोशिश, राइट। तो फिर फाइनली जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, राइट। तो यहाँ पर भी जो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन है, तो दो अलग अलग केसेस में आप डिवाइड कर सकते हो। ये आपका केस नंबर 1, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इज नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो UE है वो FE के बराबर हो जाता है और आपकी मैग्नीफाइंग पावर हो जाती है FO/F। नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनली जो इमेज है वो नेगेटिव बन रही है। आप लगाओ तो ठीक है, अदरवाइज मैग्नीट्यूड दे सकते हो। और जो ट्यूब लेंथ होती है वो सीधा सीधा FO का मैग्नीट्यूड और FE का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम के इक्वल हो जाते हैं, राइट। नाउ दिस इज योर केस नंबर 2, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट कैपिटल D। इस केस में आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है FO/FE। नेगेटिव साइन क्यों आया वो तो आपको पता ही है, 1 + FE/D, 1 + FE/D। और इस केस में जो ट्यूब लेंथ है वो हो जाती है FO + UE। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जब कुछ भी मेंशन ना हो ना, तो आपको हमेशा नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन को कंसीडर करना है। इस ऑपरेशन को आपको कंसीडर करना है, दैट्स इट। इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगा। अ टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस FO हमें दे रखा है एंड आईपीस FE हमें दे रखा है। नोटिस करो, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होती है और आईपीस जो है उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होती है टू हिट मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, राइट। So it is focused at a distant object in such a way that parallel rays emerge from the eyepiece। तो पैरेलल रेज इमर्ज फ्रॉम द आईपीस का मतलब क्या है? फाइनली जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। ये देखो आपको घुमाने का तरीका है, ठीक है। तो हमें पता पड़ गया कौन से मोड की बात हो रही है। फाइनल इमेज कहां पर बन रही है? इन्फिनिटी पर। इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एन एंगल 2 डिग्री एट द ऑब्जेक्टिव, देन फाइंड द एंगुलर विड्थ ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। हमें पता है किस मोड के बारे में बात हो रही है सर, नॉर्मल मोड के बारे में बात हो रही है। तो नॉर्मल मोड के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो होती है FO डिवाइडेड बाय FE, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 12। और वैसे मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या होता है? एंगल, ठीक है, विदाउट विथ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का डिवीजन किया तो यहां से अल्फा आई जो हो गया वो हो गया 12 टाइम्स अल्फा ओ, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब है कि जब इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रखा था तब कितना एंगल बन रहा था। तुम ऑब्जेक्टिव लेंस से भी पहले जाके देख रहे हो, तो वो आपको दे रखा था 2 डिग्री, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो जो इमेज है वो कितना एंगल बनाएगी? 24 डिग्री। इतना आप मैग्निफिकेशन यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दिस इज इट। लगभग 20 मिनट का हमारा ये जो सेशन है, इसको आप अगर 2-3 बार देख लोगे तो कंप्लीट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। मिलते हैं अपन अगले सेशन के अंदर, बट आप जो कमेंट करोगे उसी के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।